और दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो दोस्तों आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज बाल विकास का दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दोस्तों। एक बार एग्जाम से पहले एक बार दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज। पहले है दोस्तों, मैं इसी तरीके से कम आपके लिए 10-15 सीरीज लेके आऊँ दोस्तों, जो कि सीटेट परीक्षा के लिए अति इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि राजेश अति लोलक पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों में पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि एक राजेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि पढ़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। मतलब उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह समझ लीजिए कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, खुद से मोटिवेट है और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो पढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए राइट होगा कि चलिए, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, शिक्षक अप्रेरित शिक्षार्थी है। शिक्षक दोस्तों, शिक्षक कब तक आपको प्रेरित करके पढ़ा सकता है, तो आपको गलत हो गया कि शिक्षक अप्रेरित मतलब कुछ सीमा तक सही है, लेकिन जब तक आप खुद से स्वयं से प्रेरित नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बालक जो खुद से पढ़ने में रुचि ले या खुद से उसको जब समय मिले तो पढ़ना स्टार्ट करे, तो ऐसे बालक क्या होते हैं कि वो आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं या कह लीजिए कि आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए दोस्तों अति कह लीजिए कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाषा के विकास में सहयोग, भाषा के विकास में कौन सा तरीका इसमें से दिया गया है जो कि भाषा विकास में सहयोग का तरीका गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों सबसे देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन सा, सबसे देख लेते हैं कि कौन कौन सा राइट जवाब है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए। दोस्तों बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात रखें या किसी चीज़ पे या तथ्य पे वो अपने आपसे खुद से बोलें। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, पहला भी सही है। और दोस्तों थर्ड क्या कर रहा है कि उसके प्रयोगों का समर्थन करे, जो करना चाहे या जैसा प्रयोग करे दोस्तों उसका अगर प्रयोग सही है तो उसका क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ये भी आपका सही है। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध, जहाँ दोस्तों अवसर आ जाए तो समझ लीजिए कि वो तो एकदम राइट जवाब है। ठीक है, तो भाषा के प्रयोग के अवसर, उसको भाषा के प्रयोग के जितना हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको अवसर देना चाहिए, ताकि वो अपनी भाषा का प्रयोग या अपने द्वारा जो तथ्य हैं उसको रख सके। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि सही नहीं बल्कि पूछ रहा है कि भाषा विकास सहयोग करने कौन सा तरीका गलत है। गलत ये है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को, अगर बच्चा अपनी भाषा प्रयोग कर रहा है तो उसको अगर अमान्य कर दे रहे हैं या उसको गलत कर दे रहे हैं, तो यही तरीका क्या है, गलत है। वो बच्चा जो भी कुछ करना चाहे बोलना चाहे उसको पूरा मौका देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्या करा देखिएगा, कह रहा एक पीटी खेल शिक्षक के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना,
शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करने देना। दोस्तों आप बता दें कि एक पीटी खेल शिक्षक है, उसको सबसे पहले पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों जो उसके बच्चे हैं उनको क्या करना चाहता है कि उनका सुधार करना चाहता है कि अपने क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। दोस्तों जितना ज़्यादा अभ्यास किसी चीज़ में करेंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। दोस्तों कोई चीज़ हो, चाहे आपका एग्जाम हो या कॉलेज के पेपर ही हो, जब तक आप खूब ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज़ में कामयाबी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को भी अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक मात्रा में या कह लीजिए कि अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। दोस्तों अभ्यास से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, मतलब कक्षा में दोस्तों सभी चाहे बच्चे हों, रूढ़िबद्धता का मतलब ये होता है दोस्तों कि लड़कियों को प्रियॉरिटी देना या लड़कों को प्रमुखता देना। दोस्तों यही होता है रूढ़िबद्धता। कहते हैं कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता होती है। इससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में। अगर देखिए क्लास जो होता है दोस्तों, कक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें बालक बालिका दोनों एक ही साथ बैठते हैं। ठीक है, तो उनको ये बचने के लिए कि जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि अगर जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है तो सिर्फ एक चाहे बालिका या बालक का सपोर्ट नहीं करना है कि बालिका ये काम करे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 देखिएगा, कुश्ती में भाग लेने के लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, बल्कि दोस्तों ये गलत है। ये तो रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है कि लड़कियों को उत्साहित नहीं बल्कि निरुत्साहित करना चाहिए कुश्ती में भाग लेने के लिए। ठीक है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, दोस्तों ये तो रूढ़िबद्धता प्रदर्शित कर ही रहा है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर अगर संबोधित करेंगे तो ये तो दोस्तों रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और ये भी आपका गलत हो गया। लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। दोस्तों ये आपका राइट जवाब है कि दोनों को एक साथ रख के कोई काम करवाना चाहिए। ठीक है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा कि लड़के एवं लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य पुस्तिकाओं का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वालों शिक्षार्थियों के लिए विशेष विद्यालय में भेजना। दोस्तों कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता मतलब दोस्तों जो वैयक्तिक भिन्नता होती है उसमें सबकी बच्चों के सीखने की क्षमता कह लीजिए कि अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है, इसमें यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बाल केंद्रित पाठ चर्चा का पालन करवाना चाहिए और शिक्षार्थियों को अनेक अवसर, जहां दोस्तों बच्चों को अवसर दिया जाए वो आपका एकदम राइट जवाब होता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित पाठ चर्चा का पालन करवाना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखिएगा। एक समावेशी विद्यालय क्या कर रहा है कि एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है, कि मतलब उसमें क्या होता है। समावेशी मतलब जिसमें दोस्तों समान बच्चे तथा भिन्न रूप से बच्चों को एक ही विद्यालय में एक समान रूप से उनको शिक्षा दी जाए, दोस्तों क्या होता है, समावेशी विद्यालय होता है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या कर रहा है, पढ़िएगा।
कि शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिमाणों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना। और दोस्तों यहाँ पे जैसे अंतर आ गया तो समझिए एकदम गलत है कि शिक्षार्थियों के मध्य वहाँ पे कोई अंतर नहीं करना है, ठीक है। सबको एक समान रूप से, समावेशी मतलब समान रूप से, ठीक है, शिक्षा देना वाला विद्यालय क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय कहलाता है। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें से। इसका आपका राइट जवाब क्या होगा कि एक समावेशी विद्यालय वो होता है जो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह, मतलब किसी की क्षमताओं की परवाह किए बिना, मतलब क्या बच्चा, कौन सा बच्चा निम्न स्तर का है, कौन सा बच्चा उस स्तर का है, कि मतलब सभी इस सब की बातों को परवाह किए बिना कि सभी के परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। मतलब सभी को सिखाने में, या कह लीजिए कि उनके योग्यता को सुधारने में प्रतिबद्ध होता है कि मतलब उनको किस तरीके से सुधारा जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है कि समावेशी विद्यालय मतलब ऐसा विद्यालय जिसमें निम्न स्तर और उच्च स्तर के, या जो कह लीजिए कि बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो विद्यालय होता है वो क्या कहलाता है? समावेशी विद्यालय कहलाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि सीटेट जो है दोस्तों उसका एग्ज़ाम आपके 15 दिसंबर से दोस्तों स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो 15 दिसंबर को मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है पढ़िएगा कि क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं दोस्तों उनके लिए इसमें कुछ दिया गया है। देखिए कुछ इसमें से राइट होगा। अधिगम निर्योग्यता नहीं कर सकते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दें आपको कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको ऐसे सहयोग की जरूरत होती है जो सामान्य विद्यालय उनके लिए उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सीटेट के लिए, तो अच्छा है ही दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सुपर टेट हुआ या यूपी टेट हुआ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है पढ़िएगा। कह रहा है कि के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारणों के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिपेड़ा के कारण। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 2 और 3 का संयोजन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसमें किसकी किसकी भूमिका होती है? वातावरण की तो होती है कि मतलब किस माहौल में वो रह रहे हैं। इसके अलावा उनका आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक लक्षण दोस्तों क्या होता है? आपको पता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाला जो होता है वही क्या होता है? आपका आनुवांशिक होता है। तो आपको बता दें कि प्रतिभाशालिता का कारण क्या होता है कि आनुवांशिकता भी होता है और वातावरण भी होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है पढ़िएगा दोस्तों। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? दोस्तों एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए। अब तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर होता है तो आपको ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि अब जो पेपर होता है लंबे समय तक चलता है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक पेपर होता ही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है कि पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बालक बच्चा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं दोस्तों, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका राइट जवाब होगा कि शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो कक्षा में कोई वैकल्पिक मतलब जो उनकी इच्छा करे दोस्तों वो गतिविधियाँ वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है?
शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए, मतलब वो बच्चा जो है हमेशा क्या करे कि उसके लिए सीखने का जो सबसे अच्छा माहौल है दोस्तों, या वातावरण कैसे बनाया जा सकता है कि मतलब बच्चा जो है बिना हिचके अपनी बात कर सके या कुछ पूछ सके या कुछ सीख सके। दोस्तों उसके लिए क्या करना है कि शिक्षार्थियों को छूट देना। ऑप्शन नंबर पहला ही देख लीजिएगा, यही राइट जवाब है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है, मतलब वो उनको खुद पे डिपेंड होना है कि उनको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दोस्तों जब तक ये चीज़ वो खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख सकते हैं। उनको पूरा कह लीजिए कि उनको पूरा दबाव मत डालिए बच्चों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, बच्चों के ऊपर जहाँ पे दबाव डालने की बात आ जाएगी वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को पूरा छूट देना, मतलब पूरी आज़ादी देना कि वो अपनी बात को कर सकें और उनको क्या करना है क्या सीखना है वो खुद से निर्णय करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता कहलाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग आपको पिछले भी एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पहले भी आ चुका है और आप भी आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, तभी मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम के। जैसे दोस्तों अगर गणित देखिए आपको बता दें कि डिस्कैलकुलिया क्या होती है। अगर आपको गणितीय कैलकुलेशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कहलाती है, डिस्कैलकुलिया कहलाती है। कि मतलब अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका रिजल्ट ये होता है। अगर डिसलेक्सिया, अगर आप किसी चीज़ को उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि गतिक कौशल के लिए आपको इसमें से राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां क्या कहला देखिएगा, 12 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, मतलब बहुत ही रूप से तैयार है। ठीक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है और वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। दोस्तों जैसे परीक्षा प्रारंभ होती है उसमें क्या आती है, घबराहट आ जाती है, वो नर्वस अपने आप को महसूस करने लगती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। अब मुख्य कारण, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपने तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अधिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत ही कठोर। दोस्तों आपको बता दें कि वह उसका कारण क्या है कि वह बहुत इच्छुक तो है लेकिन जब परीक्षा हाल में पहुंचती है तो नर्वस हो जाती है, उसके पाँव क्या हैं, ठंडे पड़ जाते हैं दोस्तों, घबराहट आ जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है कि शायद वह अकस्मात जो संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकते, इस कारण वो क्या होती है, घबरा जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन क्या करा है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, तो समस्या की पहचान का, दोस्तों किसी भी समस्या का अगर आपको हल निकालना है तो अगर उस समस्या को पहचानेंगे नहीं तो उसका हल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका राइट हो गया कि समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे हिस्सों में। दोस्तों कोई भी बड़ी समस्या हो उसको अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये भी सही है। संभावित युक्तियों को खोजा, मतलब उस युक्ति को प्राप्त करना कि जिसके माध्यम से आप उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके राइट हैं। और फर्स्ट जो ऑप्शन है कि परिणामों की आशा करना। दोस्तों अगर आप किसी भी परिणाम के बारे में सोच कर कोई चीज़ करेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, दोस्तों अगर ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचेंगे तो समस्या समाधान की प्रक्रिया नहीं है बल्कि आपको उससे टेंशन ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों
नेक्स्ट है क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी जो है कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी जो हैं विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब जो शिक्षार्थी हैं जब किसी काम को या किसी विचार को अपना प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप ठीक नहीं मतलब कह सकते हैं कि समय के साथ वो खुद उसमें सुधार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उनको मौका ही नहीं देंगे कि बोलने के लिए तो बच्चा दब जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। बल्कि ये होना चाहिए कि जब भी वो बोलने की कोशिश करे, चाहे गलत सही हो, उसको पूरा मौका देना चाहिए कि पूरा संप्रेषित करे, अपने विचार को वहाँ पे प्रेजेंट कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है, पढ़िएगा। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था होती है, एक चर अवस्था होती है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो सबको बता दें कि अधिगम निर्योग्यता जो होती है, अधिगम निर्योग्यता मतलब न सीख पाने की जो क्षमता होती है दोस्तों, एक क्या होती है, एक चर अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही महाज सीरीज में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से मैं फिर जो क्वेश्चन जिनकी आने की संभावना दोस्तों उनके लिए मैं एक कह लीजिए कि नेक्स्ट जो सीरीज आएगी दोस्तों उसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।